अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दैनिक जीवन में उपयोगी जानकारी लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय निर्मला भागवत मैम है और जीवन के लिए आवश्यक टॉपिक जल के ऊपर हम अपनी विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा प्रारंभ हो इसके पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारी आज की विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय निर्मला भागवत मैम और विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों का और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए विस्तार पूर्वक जल नामक टॉपिक पर हम लोग अपनी चर्चा करें और उसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय निर्मला भागवत मैम। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जल। ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप इसमें से बहुत सी चीजें जानते हैं। आप जानते हैं कि वर्षा कब होती है, सूखा कब पड़ता है, बाढ़ कब आती है और बारिश नहीं होती है तो क्या परेशानी आती है, और जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तब क्या मुश्किलें आती हैं, है ना। तो आप ये सब चीजें जान जाएंगे और आपको इस अध्याय के माध्यम से आप पानी की कीमत भी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आप समझेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अब एक चीज है, किसी कारणवश आपके परिवार को आप बताइए कि एक बाल्टी पानी एक सप्ताह तक मिलता है प्रतिदिन, तो अब क्या होगा। क्या आप कल्पना कीजिए, क्या आप अपना खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे। हम पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनको कि हमें अधिक जल का प्रयोग करते हैं। यदि काफी समय तक, लंबे समय तक यदि हमें पानी की एक कमी महसूस होगी तो क्या होगा बताइए, है ना। तो अब हम जल के महत्व को समझें और जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना उपयोगी है, इसके बिना जीवन कैसा है, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि जल का केमिकल सूत्र है H2O। ठीक है। अब हम कितने जल का प्रयोग करते हैं इसकी हम कल्पना करते हैं। देखो बच्चों, प्रतिदिन आप जो क्रियाकलाप करते हैं, है ना, जैसे जल, जिनमें जल का प्रयोग होता है, कैसे कैसे एक एक करके हम देखते हैं, है ना। आप क्या करना है, आपको आप एक कॉपी में एक सारणी बनाएंगे आप, और उसमें नोट करते जाएंगे कि हम एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का हम कितना अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सुबह से लेके शाम तक नोट करना है कि ब्रश करने, स्नान करने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, टॉयलेट में, फर्श साफ करने में, अन्य जो आप कार्य दिन में करते हैं उसमें आपने कितना जल का प्रयोग किया। इसके लिए आप मापन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मग, बाल्टी या किसी भी एक मापन का प्रयोग कर सकते हैं कि आपने कितने बाल्टी का प्रयोग ब्रश करने में किया, स्नान करने में किया, और भी जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको करने में आपने किया। फिर आप देखेंगे कि इसका एक सदस्य के हिसाब से आप गणना करेंगे कि हमने एक सदस्य के लिए कितने जल का प्रयोग एक दिन में किया। ठीक है। और फिर उसी तरह हम परिवार के अन्य सदस्यों की भी गणना कर लेंगे और आपके परिवार के एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है? क्या हमारे देश में ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जिनको क्या समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? नहीं। क्या ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां के लोगों को उचित मात्रा में
जल नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दूर से लोग पानी लेकर आते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, इसका आप मुझे जवाब देना कि आपको पानी की कीमत पता है? जब आप ब्रश करते हैं तो आप अपना नल खुला रखते हैं, और जब आप घर की सफाई करते हैं तो आप बाल्टी भर भर के पानी को डालते हैं। इतना सारा पानी हम बहाते हैं। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और वे अपना जीवन का मैक्सिमम टाइम पानी भरने में निकाल देते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे देश की जो अपने जीवन का आधा हिस्सा दूर दराज से पानी लाने में निकाल देती हैं। इससे उनको, और वो इतना वजन उठाती हैं, उठाकर चलती हैं, इससे उनको क्या होता है कि उनके हार्ट, लिवर, किडनी में भी इफेक्ट आता है और बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपने ये चित्र भी देखा होगा कि कैसे, आप देखिए कैसे लोग पानी के एकत्र करने के लिए इतना लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए, है ना। और आप ये इस चित्र को भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा, जरा देखिए। देखा आपने कि दूर दराज से महिलाएं पानी उठाकर ला रही हैं और इतना लंबा चलने के बाद उनके हार्ट में, किडनी में, लीवर में इफेक्ट होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, उससे उनको बहुत सारी ऐसी डिजीज हो जाती हैं कि मुश्किल हो जाते हैं, उनकी ऐसे में जान भी जाती है। हमें इन सारी चीजों को समझना है और यह संकल्प लेना है कि सेव वाटर सेव लाइफ। बच्चों, हमें पानी की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी का देखिए, ये पृथ्वी जो है, महासागरों ने पृथ्वी पर अधिकतर भागों को घेर रखा है। हमारी पृथ्वी में कितने महासागरों से घिरी हुई है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे 95% वाटर जो है हमारे महासागरों और समुद्र में है ना। और ये पानी कैसा है आपको पता है, खारा है, ये पीने के योग्य नहीं है ना। और जो पीने योग्य पानी है वो कितना है, 3% है। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि 97% वाटर महासागरों और समुद्रों में है और ये खारा है, पीने के उपयोग का नहीं है। लेकिन 3% वाटर जो है वो कैसा है, पीने योग्य है। और वो कैसे है, वो हमारे ग्लेशियर फॉर्म में है, स्नो में है ना, पीने का पानी। तो सोचिए कितना कम पानी है पीने के लिए, और पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से बहुत कम है। समुद्र और महासागरों में बहुत से ऐसे लवण घुले रहते हैं जिनसे जल खारा होता है और पीने के लिए एक पानी उपयुक्त नहीं है। अन्य घरेलू काम और कृषि के लिए भी महासागरों का पानी उपयुक्त नहीं है। सन 1798 में एस.टी. कोलरिज ने एक कविता लिखी थी, महासागर में भटके हुए, ये महासागर में एक भटके हुए जहाज के नाविकों की करुण गाथा का जिक्र है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए एक बूंद नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि समुद्र में पानी पानी है, लेकिन वो पानी हम पी नहीं सकते, खारा पानी है, उसको हम पी नहीं सकते। और 97% पानी जो है वो खारा है और 3% पानी जो है वो हमारे पीने के लिए है। तो
बच्चों, हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। हम गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, अन्य खाने की वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं। हम जानते हैं कुछ ऐसे रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, ठीक है। तो अब वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। तो क्या उन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? होती है। हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जैसे हम अपने खेती करते हैं, तो खेती में भी हमारे जो अनाज है वो सिंचाई में जल का उपयोग किया जाता है ना। देखिए, दिख रहा है ना। अब हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम ये देखेंगे। तो बच्चों, हमारे वर्षा जो है भारत में औसतन 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुआं, हैंडपंप, नल आदि से जल प्राप्त करते हैं। मीठा जल झीलों, नदियों और भूमि से प्राप्त होता है। नदियों को वर्षा के अतिरिक्त बर्फ पिघलने से जल प्राप्त होता है ना। जल नदियों पर बांध बनाकर नियंत्रित और संचित किया जाता है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं हम, ये देखिए, ये नदियों से जल, ये है ना, बांध नियंत्रित करते हैं, बांध बना के करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, जिसकी कमी की वजह से प्रत्येक कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कृषि पर भी आरंभ से लेके अंत तक हमको जल की आवश्यकता होती है। जल विशेष महत्व है, और जल की कमी से क्या होता है कि हमारे कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना। अब हमको और जल कहाँ से मिलता है? जल प्रपात से मिलता है। ये हो गया जल प्रपात, देखो नदियों से मिलता है। ये नदियां हैं, देखिए कितनी अच्छी नदियां हैं, इनसे भी हमको पानी मिलता है ना। और भौम जल, सभी प्रकार का वह जल जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होता है, तो उससे भी हमको जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे जल के स्रोत इतने हैं, लेकिन हमको मीठा पानी 3% ही है, ठीक है। तो अब आपको बताना चाहती हूँ मैं एक चीज, कि जब आप कभी समुद्र में सैर करने जाएं या कभी भी जाएं, तो आप देखेंगे कि जो शिप होती है, जो शिप में आप अगर थोड़ी देर बालकनी में खड़े होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर क्या महसूस होगा? नमक नमक महसूस होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र से जो पानी वाष्प बन के उड़ता है, क्योंकि समुद्र में एवोपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और सनलाइट जो होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट पड़ती है ना। तो भाप बन के पानी उड़ता है, तो उसमें हमारे जो फेस पे देखेंगे कि नमक नमक है, सॉल्ट, लवणीय जल है। अब एक और चीज है, ट्रांसपरेशन क्या होता है ना। ट्रांसपरेशन अपन ने पढ़ा है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि प्लांट से जो होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो होल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा जो होते हैं, उससे क्या करते हैं? वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो प्लांट क्या है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये भी पता है आपको कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्या प्रक्रिया होती है? वो होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी वाटर का यूज होता है ना। पानी जो धीरे धीरे एवोपरेट होता है, इसलिए गर्मी से क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने में क्या यूज होता है? पानी का यूज करते हैं, है ना। और जो प्लांट के पत्तों से जो वाटर जो होता है,
वो क्या होता है, लॉस होता है जो धीरे धीरे, कैसे, ट्रांसपरेशन के द्वारा, ठीक है। और वो धीरे धीरे एवोपरेट होता है, इसलिए गर्मी में आपने देखा होगा कि बहुत वाटर, पानी का लॉस होता है और प्लांट जल्दी सूखने लगते हैं। तो बच्चों, एक फायदे की बात इसमें है कि जो ट्रांसपरेशन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ोगे कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसपरेंट जो होता है, जो ऊंचे पेड़ होते हैं ना, उनकी पत्तियों, उनको पानी की सप्लाई भी मिलती है और पत्तियों से लगातार ट्रांसपरेशन होता है। तो पानी की सप्लाई कैसे होती है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जड़ें जो है जमीन से पानी को लेके पूरे पेड़ को पहुंचाती हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो सतत चलती रहती है। पेड़ों की पत्तियों से लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए जब भी हम पेड़ों के पास से निकलते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती होगी। अब हम आपको बताते हैं कि एवोपरेशन क्या होता है। एवोपरेशन जो होता है वो वाटर के, हम वाटर की बात करें तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम पानी उबलता है तो क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है। और ट्रांसपरेशन क्या होता है, ट्रांसपरेशन होता है जब प्लांट की लीफ से वाटर वेपर जो होती है वो क्या होती है, निकलती है। तो एक चीज है, आपको ये याद होगा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, 5 में पढ़ा था कि जो हम जल को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जिसमें नमक घुला था, हमने क्या पाया कि जल वाष्पित हो गया और नमक शेष रह गया, है ना। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि हम गर्म करने पर जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है। हमने देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों में भी जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करते हैं, आप भी कर सकते हो और आप देखना क्या करेंगे। आप एक जैसी प्लेट लेना, एक प्लेट में एक प्लेट में समान मात्रा, दोनों प्लेट में समान मात्रा में आप पानी लेना। एक प्लेट को आप कहाँ रखना, डायरेक्ट सूर्य के, सनलाइट के नीचे, और दूसरे को आप क्या होता है कि छाया में रख सकते हो, है ना। फिर क्या देखेंगे हम कि हर 15 मिनट में हम आप उसका परीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी प्लेट का जल पहले विलुप्त हो रहा है ना, किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है। अब जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो दिन के समय कि जब सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं तो खेत तथा अन्य क्षेत्र भी सूर्य की क्रियाओं को ग्रहण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अभी हमने जो क्रियाकलाप किया उसमें देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, बल्कि इसमें समय कम लग रहा था। हमने 2 प्लेट रखी थी ना, एक प्लेट में हमने एक प्लेट में जो जल था वो डायरेक्ट सनलाइट में रखा था, दूसरा हमने छाया वाले में रखा था। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो छाया में जो हमने प्लेट रखी थी उससे भी जल विलुप्त हो रहा है, बल्कि उसमें थोड़ा समय लग रहा है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहां भी पहुंच जाती है, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु छाया में रखे जल के वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। तो आपने देखा कि इस प्रकार जल की सभी खुले पृष्ठों में वाष्पन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में वाष्प जो है निरंतर मिलती जाती है और जल का वाष्पन भी एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपने देखा कि वो जो क्रियाकलाप आप करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों अब आप हम आपसे बोलते हैं कि जब आप फ्रिज में से बॉटल निकालते हो, तो थोड़ी देर रखने के बाद आप देखते हो कि बॉटल के ऊपर छोटी छोटी बूंदें पानी की दिखती है, और आप ठंडे पानी को भी क्या करेंगे, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के ऊपर भी पानी की बूंदें दिखाई पड़ती है। हम अगर ऐसे कहेंगे कि ग्लास को पसीना आ रहा है ना, ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा होगा कभी कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा संघनन के कारण होता है कि जो वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी बोतल के संपर्क में आकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, वाटर अपना स्टेट चेंज करता है। ये कैसे चेंज करता है कि जब गैस से वो कैसे हो गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये कब होती है, लिक्विड फॉर्म में कब आती है, जब ठंडी होती है, और इस लिक्विड को सॉलिड बन जाता है। ये कब बनता है, जब हम और ठंडा करते हैं। आपको पता है भाप पानी बनती है, फिर पानी को हमने और ठंडा किया, फ्रिज में किया तो क्या बन गया, बर्फ हो गया। ठीक है, इसी बर्फ को यदि हम बाहर निकाल दें, है ना, थोड़ी देर बाहर रख दें, तो धीरे धीरे वो पिघल कर क्या बनेगा, पानी बनेगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और इस द्रव अवस्था को यदि और गर्म, और उस द्रव को हम और गर्म करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, भाप बन जाएगा, है ना। और बस इसी तरह स्ट्रेट इंटर कन्वर्ट होता रहता है। तो ये जो गैस जो भाप बनकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर जल की बूंद बन जाती है, जैसे कि ये नीचे आती है, और उसको क्या कहते हैं हम, वर्षा कहते हैं। तो ये संघनन की प्रोसेस होती है, और संघनन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। आप अच्छे से समझो कि जल वाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ये गैस जो होती है इवोपरेट होकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। जब वायु हल्की होती है तो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। जब ये ठंडी होती है ऊपर जाने पे, तो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, बारिश कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वाष्प युक्त गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलकर ठंडी होती है, तो इससे बादल बनते हैं। जल के बड़े बड़े समूह क्या कहलाते हैं, बादल कहलाते हैं। और जब जल कणों का घनत्व कम होने के कारण ये बादल जो होते हैं सफेद दिखाई देते हैं, और घनत्व बढ़ता है तो बादल काले दिखाई देते हैं। देखिए ये है बादल का चित्र। तो बच्चों हम जल चक्र की बात करेंगे। तो ये दिखा दे एक बार। चलिए, जब हम जल चक्र की बात करें तो ये दिख रहा है, देखिए ये इसको देख ले पहले। दिख रहा है कि किस तरह से सनलाइट की गर्मी के कारण महासागर, और ये वाला चित्र देखिए, इससे आपको समझना है ना। सनलाइट की गर्मी के कारण महासागर, सागर, नदी होते हैं, इनके ऊपर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की गर्मी के कारण जल से वाष्पीकरण होता है, और तापमान के बढ़ने या घटने से वाष्पीकरण घटता बढ़ता रहता है। ये वेपर्स ऊपर जाकर बादल बनाते हैं, और जैसे ये बादल ठंडे होते हैं, संघनन की क्रिया होती है,
तो ये पानी की बूंदों के रूप में गिर जाती हैं। और जो हमारी खाली नदियां और खाली हो गई थी, लेक खाली हो गए थे, ओशन में जाकर वाटर को सब भर देते। ओशन के वाटर जो है वो सब भर देते। यही सर्कुलर जो है हो रहा है और ये ओशन में पानी आ गया फिर से, इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है ना, और बादल बनते हैं और वर्षा और ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ये जल चक्र देख लिया आपने। इसमें ये यहाँ से वाष्पन की क्रिया भी निरंतर चल रही है। ये पानी ऊपर जा रहा है और फिर बादल बन रहे हैं, बादल बन के फिर आ रहे हैं। ठीक है, अब तो देखा आपने जल चक्र की पुनः से जो हमारी नदियां और जो झीलें जो खाली हो गई थी वो क्या हो गई, भर, है ना। वर्षा तथा हिम के रूप में अधिकांश जल जो है अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। इस जल चक्र के द्वारा पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। ये वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाब में भर देता है। ये देखिए, पर्वतों को पिघलकर बर्फ जो होती है जल बन जाती है और जल से यह जल पहाड़ों से, झरनों से, नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है और फिर कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। ठीक है, वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। देखा ना आपने। वर्षा के का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हो जाता है। इस तरह का जल कुछ वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है और शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। कुओं का भरण भी भौम जल से ही होता है। कुछ झीलें का जल का स्रोत भी भौम जल से ही होता है। हैंडपंप का तथा नलकूप से खींचा गया पानी भी क्या होता है, भौम जल से ही आता है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, खूब अच्छे से देखिए। ये भौम जल का है। अब एक चीज देखें कि पानी की हमने देखा कि कैसे जल चक्र पानी के उसको सर्कुलेशन को चलाते चल रहा है ना। भाप गर्मी हुई महासागरों से भाप बंदी, भाप जो है ठंडी होके संघनन के द्वारा पानी की बूंदें हुई और फिर वो जो नदियां हमारी खाली हो गई थी वो फिर से भर गई। ठीक है, यदि बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, आप सोचो बच्चों। यदि बहुत समय तक पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, बताइए। और बहुत भारी वर्षा हो तो क्या होगा, वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पूरे वर्ष तक वर्षा होती है, जबकि कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों तक के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। गर्मी के दिनों के बाद जब वर्षा से हमें क्या करते हैं, राहत प्रदान करती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है उसके बाद वर्षा होती है तो हमें राहत प्रदान करती है।
बहुत सी फसलों का बोया जाना भी मानसून आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भारी वर्षा से नदियों, झीलों, तालाबों तथा अन्य जल स्तर इसका बढ़ जाता है सबका, है ना। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। यह खेतों, वनों और बहुत शहरों, गांवों को जलमग्न कर देता है। देखा ना आपने बाढ़ के चित्र, कभी अपने टीवी में देखा होगा तो कितने ज्यादा भयानक होते हैं। हमारे देश में से बाढ़ से कितनी फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन पर बहुत क्षति होती है ना। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं कि बाढ़ का पानी प्राय चला जाता है तो वो जो जलीय जीव होते हैं वो बाहर ही रह के मर जाते हैं। तो वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी बहुत प्रभावित करती है और जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं बाढ़ से। तो आपने देखा कि पानी की अधिकता भी कितना हमको परेशान कर देती है ना। अब बाढ़ आती कहीं कहीं के आप देखेंगे तो आप ऐसे सीन को देखेंगे तो कहेंगे कि देखिए, ये देखिए कितना पानी पानी। ये देखिए, ये देखिए, ये पानी का विकराल रूप भी कह सकते हैं अपन। देखो, यदि काफी समय तक ये बाढ़, यदि वर्षा न हो तो क्या होगा, ये देखते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा तो मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। अब इसलिए मृदा सूख जाती है। अब ये सीन देख के आप क्या कहोगे, ये चित्र देख के आप क्या कहोगे। देखिए, है ना, कल्पना कर सकते किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन, मृदा से तो लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि ये वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। मृदा सूख जाती है, देखिए आप, है ना। उस क्षेत्र के तालाब, कुओं का जल स्तर भी बहुत गिर जाता है और इनमें से कुछ सूख जाते हैं। भौम जल में भी बहुत कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है। तो सूखे की स्थिति में क्या होता है कि जो खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। हमने देखा कि संसार के कुछ भागों में सूखे के बारे में सुना होगा आपने, कभी टीवी में देखा होगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इसके बारे में आप सोचेंगे। सोचने को, और नहीं भी सोचा है तो देखें, अभी हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पे जहां पर इस तरह की स्थितियां हैं वहां क्या मुश्किल होगा। इसके लिए अब हमको तो कुछ उपाय सोचना चाहिए, है ना, कि क्या करना है हमको, कि हमें क्या करना है, वर्षा के जल का संग्रहण करना है जिससे कि ऐसी स्थिति ना आए। अब आप कहोगे कि वर्षा का जल का संग्रहण कैसे किया जाए, तो बच्चों वर्षा के जल का संग्रहण करना हमारे हाथ में है ना। कहा गया है कि वर्षा के जल का संग्रहण का एक मूल मंत्र है, जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ठीक है, तो वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में हम प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। ठीक है, इस उपाय द्वारा
वर्षा के जल को एकत्र करने को हम क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। कहते हैं ना, इसका मंत्र आपको पता है ना, जब भी बारिश हो तो आप इस मंत्र का जरूर विचार करिए कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ठीक है, तो वर्षा के जल का तो हमने देख लिया कि कैसे इसका संग्रहण करना, हम अभी आगे देखेंगे, है ना। तो जो वर्षा के जल जो है, आज के समय में क्या होता है कि अधिकांश लोगों ने सड़कें, कंक्रीट और सीमेंट और मकान बना लिए हैं, सब फर्श बना लिए हैं। तो और जो पानी बारिश का गिरता है वो नालियों से बहकर, नालियों से क्या हो जाता है, बह जाता है। तो अगर अभी कंक्रीट और ये सीमेंटीकरण के कारण भी हमारे भूमिगत जल स्तर में बहुत कमी आई है। क्यों? क्योंकि पानी जो मिट्टी जो रहती थी उसमें रिस कर कहाँ चला जाता था, नीचे चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जब हमने सीमेंटीकरण कर लिया है, बहुत प्रकार से वर्षा के जल को व्यर्थ बह जाता है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब ये नालियों से बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा का कुछ भाग बहकर नालियों और झीलों तक पहुंच जाता है, ऐसा भी है कि पहुंचता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि पर वापस नहीं गया है ना। तो इस जल को हमको घरों में वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। कहा जाए तो बहुत प्रयास, और कहा जाए तो कुछ नहीं। क्या करना है हमको, वर्षा के जल को हमको संग्रहित करना है। तो वर्षा के जल को हमको कैसे संग्रहित करना है, तो देखिए आप इसमें दिया है कि छत के ऊपर वर्षा का जल संग्रहण इस प्रणाली के भवनों में छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। ये देखो, ये देख रहे हैं, यहां से पानी आया और यहाँ पाइप लगा है, पाइप से ये टैंक में पहुंच गया। ठीक है, ये टैंक में पहुंचा तो और फिर इस टैंक से इधर दूसरे टैंक में पहुंचा है ना। तो कैसे कि इस प्रणाली में क्या किया, भवनों की छत में वर्षा की जल एकत्रित किया और फिर उसको पाइपों द्वारा पहुंचाया गया। इस जल को छत का जो पानी था तो उसमें क्या है, मिट्टी के कण भी होंगे, हो सकते हैं। इनको उपयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको छानना पड़ेगा। फिर इस जल का हम भंडारण कहाँ कर लिया, हमने इस टैंक में कर लिया। ठीक है, तो इसको हमने भंडारण करने के बाद सीधे पाइपों द्वारा ये कहाँ चला गया, जमीन में बड़े गड्ढे तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से ये रिसाव के द्वारा भूमजल में पुनः पूर्ति करेगा। देख रहे हैं ये। अब दूसरा विकल्प है कि सड़कों के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित करके जल को भूमि तक सीधा कैसे पहुंचाया जाए। तो आपने देखा बच्चों कि ये जो जल था, वर्षा का जल हम कैसे संग्रहण कर सकते हैं। हाँ, वर्षा का जल हम कैसे संग्रहण कर सकते हैं कि हमारे छत में, हमारे घरों में, सबके यहाँ छत है, तो छत से जो पाइप सीधे लगा के हम क्या करेंगे, एक टैंक बनाएंगे, उस टैंक में हम इसको सेव कर लेंगे और वहां से वो दूसरा टैंक से जमीन से धीरे धीरे रिस कर कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से जमीन में पहुंच जाएगा। तो आपने देखा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आपने ये सब चीज तो समझ ली, लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक चीज ये करना है कि हमको क्या करना है, पानी का दुरुपयोग करने से बचाना है। हमको पानी को बचाना है, पानी का वो नहीं करना है कि बहुत अधिक मात्रा में पानी का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि उनके बारे में हमें सोचना है कि जो पानी, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो दूर दराज से पानी लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए कितना कठिन होता है
हमारे पास यदि एक दिन पानी नहीं आता तो हमको कितनी दिक्कत होती है ना। तो आपने ये पाठ पढ़ लिया कि जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल में वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं और छोटी छोटी जल की बूंदें मिलकर वर्षा, हिम, ओले तथा के रूप में हमारे को गिरती है। महासागरों तथा जलीय भागों में जल के बीच के चक्रण को क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है और जबकि लंबे समय तक क्या होता है कि पानी सूखा पड़ जाता है। जब वर्षा नहीं होती तो क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है ना। पृथ्वी पर उपयोग करने वाले जल की मात्रा बहुत सीमित है, इसलिए आपको विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको यहाँ पे देखना है और ये आपको करना है। क्या करना है कि आप एक प्रोजेक्ट कार्य करेंगे कि आप ये पता करेंगे पुराने पत्रिका समाचार पत्रों से आप क्या करेंगे कि हाल ही में आई बाढ़ या सूखे के चित्रों को एकत्रित करके उसको आप एक उत्तर पुस्तिका में चिपकाएंगे और अपना ये प्रोजेक्ट अपनी टीचर को दिखाएंगे कि कहाँ पर किस समय कैसे बाढ़ आई और कहाँ पे सूखा पड़ा। अब जल की बचत के लिए आपको पोस्टर बनाना है और उसे आपको विद्यालय की सूचना पटल पर प्रदर्शित करना है। इससे क्या होगा कि जो आप अच्छे पोस्टर बनाएंगे तो लोग और देखेंगे, फिर उसको जल की बचत करने का आपको जन जन तक आप अपना ये संदेश पहुंचाएंगे। अच्छे नारे बनाना है और उसको लिखना है ना। और जल की बचत के विषय में कुछ नारे स्वयं से भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आपने ये पाठ पढ़ लिया और इसके आपको प्रश्नोत्तर भी बन जाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे बच्चों। धन्यवाद, नमस्ते।